बाज अपनी उड़ान के लिए कभी भी हवाओं से समझौता नहीं करता और यही कारण है उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके तहत कई पोस्टें आपको दी जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग पद हैं वो आपको इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग तैयारी करने तो उतरते हैं मैदान में, लेकिन मैंने पहले कहा ना, बाज का पहला एटीट्यूड होता है, उसका दृष्टिकोण होता है, वो कभी भी हवाओं से समझौता नहीं करता। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट को भी बिल्कुल इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उसे अपनी परिस्थितियों से, अपने सर्कमस्टांसेस से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर उसने समझौता कर लिया तो फिर वो भले ही आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन वो सफलता के उस पायदान पे कभी नहीं आ पाएगा जहां वो जाना चाहता है। जिस इंसान के अंदर 3D होंगे, 3D डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन, तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, यूपीएससी भी नहीं। अपनी इस लड़ाई में, यूपीएससी एक लड़ाई है, इस लड़ाई में आपको इन 3D के साथ, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है और बाज की तरह अपने एटीट्यूड का लेवल हमेशा अप रखना है, हाई रखना है। और पहली बात, कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को लेकर के कंप्रोमाइज़ करता है तो लाइफ भी उस इंसान को कंप्रोमाइज़ करवाती रहती है। तो आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़िए, भले ही आप थोड़ा पढ़ते हैं कोई बात नहीं, निरंतर पढ़िए, डेली का रूटीन बनाइए। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। आपको हर दिन कुछ नया सीखने का एक माइंडसेट बना के चलना होगा। आपको हर दिन अपने आप से कहना होगा कि यस आई कैन, आई विल। अपने आप को बोलो कि अगर मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा, और अपने आप को पहले बार तो बता दो मैं कर सकता हूँ, आई कैन, आई विल। जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक सरल और बेहतरीन अंदाज में आपको उन चीज़ों को समझाया जाएगा जो आपकी समझ के थोड़ा सा बाहर हैं। उन चीज़ों के बारे में मैं अपने तर्क रखूँगा। आपको उन शब्दों के बारे में बताया जाएगा जिन शब्दों को हम अक्सर यूज़ तो करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन उन शब्दों का मतलब नहीं समझते, उन शब्दों का तात्पर्य क्या है वो हम समझने से वंचित रह जाते हैं। तो आपको पहले वो समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन शब्दों का आखिर मतलब क्या है, और जहाँ पे आवश्यकता पड़ी मैं उसको परिभाषित भी करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बस उम्मीद है आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा और आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। प्यारे एस्पिरेंट्स, आज की हमारी क्लास में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होने वाली है वो ये है कि ऐसी टर्मिनोलॉजी आपके सामने आती है जो आपको अक्सर दिक्कत दे जाती है। तो आज हम उन्हीं टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे और सबसे पहला वीडियो लेक्चर जो है हमारा इसी टॉपिक पे होना है। क्लास 9th की जो इतिहास की बुक है, और उस इतिहास की बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व। अब हम इनमें से धीरे धीरे करके एक एक शब्दों की चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो दोस्तों, पहले आपको ये बता दिया जाए कि भारत और समकालीन विश्व का मतलब क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। भारत का मतलब यानी कि भारतवर्ष से है, और हम जिस देश में रह रहे हैं यानी कि भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष की अपनी खुद की एक संस्कृति है, भारतवर्ष में अपना खुद का एक इतिहास है। तो क्या केवल भारत ही एग्जिस्ट करता है अपना इतिहास, या इसके अलावा भी, भारत के अलावा क्या कोई दूसरा राष्ट्र ऐसा है या कोई दूसरा भी ऐसा देश है जो हमारे जैसा इतिहास रखता हो। कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर हमारा अपना इतिहास है, हमारा बैकग्राउंड कुछ कहता है, तो दुनिया का भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा। जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आईएएस बना है तो वो डायरेक्टली आईएएस तो बना नहीं होगा, समझिएगा। कोई व्यक्ति अगर आईएएस बना है तो वो डायरेक्टली आईएएस में अपॉइंट होकर के नहीं आया होगा, उसके पीछे उसका संघर्ष रहा होगा, उसका कठिन संघर्ष, कठिन मेहनत रही होगी, कई रातें उसने बिना सोए गवाई होंगी,
उसने अपनी नींदों को गिरवी रखा होगा, नींदों को त्यागा होगा और अपनी पढ़ाई में इतना डूबा होगा कि आज वो आईएएस है। और अब हम भी आईएएस बनने की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमारे मन में प्रश्न जरूर उठेगा कि ये इंसान अगर इस मुकाम पे पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है। तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, एक मन में उत्सुकता जगेगी, जिज्ञासा जगेगी कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। उसी प्रकार दोस्तों अब आप उसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे कि वो इंसान यहाँ तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे, और इस कहानी को ही हम इतिहास कहते हैं। यानी वो व्यक्ति अपनी प्रत्यक्ष अपनी जुबानी कहेगा कहानी कि मेरी लाइफ ऐसी थी, मैंने ऐसा स्ट्रगल किया है, तो वो हुआ उसका इतिहास। ये तो एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के इतिहास के बारे में हमने चर्चा किया। उसी प्रकार अगर हम किसी इंसान के बारे में अगर हम किसी राष्ट्र के बारे में बात करें तो उसका भी अपना इतिहास है। जैसे कि हमारे भारतवर्ष का इतिहास है। हमारे भारतवर्ष में ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि हमारे भारतवर्ष में पृथ्वीराज चौहान का शासन भी हुआ था, तो कुछ समय के बाद मुगलों का शासन हुआ और उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन हुआ। खैर ये सब चीज़ें हमारे भारत के इतिहास के बारे में है। तो उसी प्रकार भारत के साथ साथ समकालीन शब्द का मतलब ये होता है दोस्तों कि भारत जिस समय अपने इतिहास को जी रहा था, भारत में अपना इतिहास जब जी रहा था तो उस समय भारत के अलावा कौन कौन से देश थे उसी समय, ठीक है, उसी दौरान उसी समय अंतराल पे ऐसे कौन कौन से देश थे जो भारत की तरह सिचुएशन में थे, या ये कहें कि भारत का अपना इतिहास है तो उस समय का उनका भी इतिहास होगा। तो हम इस चीज़ों में इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो भारत और समकालीन विश्व प्रथम है, ये क्लास 9 की बुक का है, तो उसमें ये इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है कि भारत के साथ साथ हम भारत के बारे में भी जानेंगे, लेकिन भारत के साथ साथ समकालीन विश्व, अगर भारत की हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें, अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करें, तो 17वीं या 18वीं शताब्दी में भारत जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, तो भारत के अलावा और कौन कौन से ऐसे देश थे जो किसी दूसरी परिस्थितियों से गुजर रहे थे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बस हम समकालीन विश्व में इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये तो हुआ आपके बुक के बारे में समझाना कि बुक है क्या। तो हमारे पहले लेक्चर का पहला जो लेसन है वो है फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्या पढ़ना है, यानी कि इसमें हमको ये बताना पड़ेगा दोस्तों कि फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था उस समय जब हमारे भारत का अपना इतिहास था, उसी समय फ्रांस का अपना इतिहास क्या कहता है। फ्रांस के बारे में हम कैसे समझेंगे, वहाँ किन लोगों की वजह से फ्रांस में जो क्रांति आई वो प्रभावी ढंग से संपन्न हुई, या कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनकी वजह से फ्रांस की क्रांति थोड़ा सा दबे रूप से चल रही थी। और तरह तरह के तमाम प्रश्न हमारे मन में आते हैं और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक आज का सिर्फ और सिर्फ है शब्दावली को समझना। दैट मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी क्या है उसके बारे में समझने का हमारा आज का कदम होगा और पूरी मेहनत हम इसी पे करेंगे। एस्पिरेंट, चलिए अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली की, यानी कि इनमें उन शब्दों के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों जो हमारी इस चैप्टर में इस्तेमाल किए गए हैं। तो क्या है वो शब्द? पहला शब्द है टाइथ। और ये चैप्टर कौन सा है? मैंने कहा ना, पहला चैप्टर है क्लास 9 की बुक का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। यानी जिस 18वीं शताब्दी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये लगभग 18वीं सदी के बारे में चर्चा हो रही है। तो 18वीं सदी के दौरान में जो घटनाएं फ्रांस में हुई थी उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था, उन रेवोल्यूशन में बाहरी लेखकों ने अपने हिसाब से किन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। अब यहाँ पे आकर के जब हमको पढ़ना है तो उन शब्दों में हमें थोड़ा सा सामंजस्यता कम देखने को मिलती है, यानी उसमें हम थोड़ा सा रिलेट कम कर पाते हैं, यानी कि समझ में वो चीज़ें थोड़ी देर से आती हैं, तो हम उनको समझने की ही कोशिश करते हैं। पहला शब्द होता है वर्ड हमारा टाइथ। टाइथ का मतलब क्या होता है? टाइथ के साथ साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है दशमांश। दोनों को समझना है, टाइथ और दशमांश दोनों का मतलब क्या है, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले टाइथ और दशमांश पूरे दोनों को मिला करके संयुक्त चर्चा होगी।
तो इसके बारे में ये है दोस्तों। टाइथ क्या होता था? चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर होता था। कर यानी कि टैक्स। कर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? टैक्स। यानी कि ये ऐसा टैक्स होता था जो फ्रांस में जो चर्च हुआ करती थी वो उस टाइम पे वसूला करती थी, किसानों से वसूला जाता था, समझे? ये चर्च वसूलती थी और ये टैक्स जो है किसानों से वसूला जाता था। अब इस टैक्स में होता क्या था? चर्च तो वसूलती थी इस टैक्स को, लेकिन आखिर इस टैक्स में क्या लिया जाता था? पैसे लिए जाते थे या कुछ और? तो वो समझते हैं। तो दोस्तों टाइथ के साथ जुड़ा हुआ शब्द है दशमांश, यानी कि चर्च जो टैक्स वसूलती थी किसानों से वो क्या था कि खेती की पैदावार का 10वां भाग। 10वां भाग मतलब 1/10 पार्ट। इसको जरा समझने की कोशिश करना। दशमांश का मतलब हो गया 1/10 भाग। यानी कि साधारण रूप में अगर आप इसको इस तरह समझें कि अगर आपने, यानी किसानों से कहा गया अगर तुम 10 किलो अनाज उगाते हो, 10 किलो अनाज अगर आप उगाते हो तो उसमें आप मुझे 1 किलो टैक्स के रूप में, आपको ये 1 टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और ये टैक्स किसको देना है? चर्च को देना है। किसको देना है? चर्च को देना है। बात समझ में आई? यानी 10 किलो अनाज से आपको 1 किलो अनाज टैक्स के रूप में चर्च को देना होगा। ये होता था टाइथ और दशमांश का मतलब। अनाम, अनाम हम उस चीज को बोलते हैं अनाम। नाम से, इससे शब्द से पता चलता है अनाम, यानी जिसका नाम ही हमें पता ना हो, जिसका नाम मालूम ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अनाम। अगला वर्ड है बेनामी। बेनामी यानी बिना नाम का। अब लेकिन क्या दोनों एक जैसे शब्द हैं? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दोनों एक जैसे शब्द हैं या नहीं इसके बारे में तो चर्चा करने में पता चलेगा। तो अनाम का मतलब होता है दोस्तों जिसका नाम ही हमें पता ना हो, नाम पता वता नहीं है क्या है, यानी अज्ञात के रूप में हम इसको देख सकते हैं। लेकिन दूसरा है बेनामी। अब ये किसी संपत्ति के आधार पे बात होती है, यानी कि जिसका आधिपत्य ना हो। आधिपत्य वर्ड को जरा समझने की कोशिश करो, जिसके आधिपत्य का अता पता ना हो। आधिपत्य का मतलब होता है कि कोई पर्सन के नाम जमीन जायदाद है या नहीं, और अगर है, मान लीजिए पर्टिकुलर जमीन, सपोज करिए मान लीजिए ये कोई ज़मीन है और ये ज़मीन, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये ज़मीन किसी के रोड के किनारे है। ये मान लीजिए रोड हो गई, ये क्या हो गई? रोड। अब रोड के जस्ट किनारे ज़मीन है और मान लीजिए हमने ये कह दिया ये 5 एकड़ की ज़मीन है। कितने हैं? 5 एकड़। 5 एकड़ की ज़मीन है। अब इतनी एकड़ की ज़मीन किसकी है ये तो नहीं पता, लेकिन रोड के जस्ट किनारे है। तो कोई साधारण इंसान क्या इसको छोड़ देगा? या कोई भी वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब डायरेक्टली घर तो बनाने नहीं लगेगा या डायरेक्टली अपना आधिपत्य तो कहेगा नहीं। अब पहले वो समझेगा ये किसके अधिकार क्षेत्र में आती है। आधिपत्य का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, यानी ये ज़मीन जो है किसके अधिकार क्षेत्र में आती है। अधिकार क्षेत्र बोले तो यानी कि इस पे मालिकाना हक कौन रखता है, कौन इसका मालिक कहला सकता है। अगर उसके मालिक का अता पता हो, उसके अधिकार क्षेत्र का पता हो तो हम उसको बोलेंगे नामी। लेकिन अगर उसके अधिकार क्षेत्र का पता ही ना हो, अगर उसके अधिकार के बारे में हमें ये ना पता हो कि किसकी ज़मीन है, तो उसको हम लोग नाम दे देंगे बेनामी। यानी जिसके आधिपत्य का अता पता ना हो, यानी उसका मालिक कौन है, उस पर्टिकुलर ज़मीन में मालिकाना हक कौन रखता है ये ना पता हो, तो उसको हम बोलेंगे बेनामी। अगला वर्ड है हमारा देशद्रोह। देशद्रोह का मतलब होता है दोस्तों कि अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। अब जब कोई इंसान अपने देश से गद्दारी करता है या वहाँ पे शासन कर रही सरकार के खिलाफ जाता है, वहाँ पे शासन कर रही सरकार के खिलाफ में जाकर के विद्रोह करता है, तो उसको देशद्रोही का दर्जा दिया जाता है, यानी उसको हम देशद्रोही कहते हैं और इस पूरे वाकया को देशद्रोह कहते हैं। ठीक है, अपने देश या सरकार से गद्दारी करना, विश्वासघात करने की अवस्था को देशद्रोह, और जो इंसान ऐसा करता है उसको देशद्रोही कहते हैं। अगला वर्ड है कॉन्वेंट। ये तो कुछ सुना हुआ सा शब्द लग रहा है, कॉन्वेंट। तो दोस्तों कॉन्वेंट का मतलब जरा समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्वेंट इंग्लिश का शब्द कुछ लग रहा है। तो कॉन्वेंट का मतलब होता है धार्मिक जीवन को समर्पित समुदाय का भवन। समुदाय यानी कि कम्युनिटी। समुदाय मतलब कम्युनिटी। कोई एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने अपनी बिल्डिंग को किसी को दे दिया। बिल्डिंग, भवन मतलब क्या हो गया? बिल्डिंग। जिसने अपनी बिल्डिंग को दे दिया किसको? धार्मिक जीवन के लिए, कि
धर्म से जुड़े हुए कामकाज इस बिल्डिंग में होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेंट। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो क्या हम इसको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च कह सकते हैं? तो आप इसको इन शब्दों की, यानी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं, यानी कि पूजा के लिए बनाए गए ग्रह हैं, आप उनसे तुलना तो कर सकते हैं, लेकिन आप सोचे एग्जैक्ट हम उसको कह दें तो वैसा नहीं है। मंदिर की परिभाषा अलग है, मस्जिद की परिभाषा अलग है, गुरुद्वारा की परिभाषा अलग है और चर्च की परिभाषा अलग है। तो हमने यहाँ पे कॉन्वेंट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? कॉन्वेंट शब्द दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस बारे में बताता है कि पर्टिकुलर, मान लीजिए ये मेरी ज़मीन है, मान लो ये मेरा घर है। समझने की कोशिश करिए एक बार फिर से। मान लेते हैं ये हमारा एक घर है, ठीक है। हमने इस घर को क्या किया, हम थोड़ा सा धार्मिक समुदाय से जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाए, तो वो भी धार्मिक अंदाज में दी जाए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मान लीजिए भगवत गीता पढ़ानी है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे इस घर में आकर के, इस बिल्डिंग में, ये मेरी बिल्डिंग है, पर्टिकुलर मेरी बिल्डिंग है। अब मैं एक या किसी एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे पास आता है और कहता है कि सर मुझे आपकी ये बिल्डिंग चाहिए, मुझे आपका ये भवन चाहिए और मैं इसमें बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करवाऊंगा, तो मैं उसको कह दूंगा कि ठीक है ले लो। तब उस केस में, यानी उस संदर्भ में, हम इस बिल्डिंग को क्या बोलेंगे? कॉन्वेंट। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। तो इस संदर्भ में इसको कॉन्वेंट कहा जाएगा। क्या ये मंदिर बन गया? नहीं, मंदिर का मतलब होता है कि वहाँ पे किसी पर्टिकुलर इष्ट देवता की मूर्ति होनी भी ज़रूरी है, तब उसको मंदिर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मंदिर में ईश्वर की मूर्ति होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि इस बिल्डिंग का काम धार्मिक कार्य के लिए किया जा रहा है या नहीं, ये ज़रूरी है। तो धार्मिक जीवन को समर्पित समुदाय का भवन वो कहलाता है कॉन्वेंट। ये पर्टिकुलर मेरी ज़मीन भी हो सकती है, या हमारी कोई कम्युनिटी है, हम कम्युनिटी वालों ने मिल करके, हमारे पूरे समुदाय ने मिल करके किसी ज़मीन को दे दिया, तो उसको भी हम कॉन्वेंट ही बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है जागीर। जागीर कहते हैं सामंत की जमीन और महलों आदि से बनी हुई रियासत। रियासत को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेट। सामंत कहते थे छोटे छोटे राजाओं को। एक बहुत बड़ा राजा होता था जो पूरे देश में शासन करता था। अब लेकिन कुछ ऐसे पार्ट भी उस देश में होते थे जहां पर वो राजा की पहुंच नहीं होती थी, यानी कि उन क्षेत्रों में जहाँ पे राजा नहीं पहुँच पाता था, वहाँ पे कोई वहाँ का लोकल का या कोई अन्य व्यक्ति जो एक छोटा राजा के रूप में वहाँ पे कार्य करता था, वहाँ की प्रजा को संभालता था। एक छोटा राजा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उस छोटे से राजा को जो भाग में अपनी सत्ता को संभालता था, उसको हम बोल सकते हैं सामंत। और सामंत की जो जमीन, महल आदि को बना करके जितनी प्रॉपर्टी उसकी बनती है, सामंत को इन छोटे राजाओं की जो खुद की प्रॉपर्टी है और महल हैं, बाग बगीचे हैं, या टोटल मिलाकर के जो भी प्रॉपर्टी बनती थी, उसको कहा जाता था जागीर। अगला वर्ड है लिव्रे। लिव्रे क्या हो गया? फ्रांसीसी मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था। यानी फ्रांस में पहले ये वाली मुद्रा चलती थी। जैसे कि भारत में हम ये कहेंगे भारत में कौन सी मुद्रा चलती है, तो आप कहोगे भारत में रुपया चलती है, भारतीय रुपया, बिल्कुल सही। तो उसी प्रकार फ्रांस में एक मुद्रा चलती थी, करेंसी जिसको कहते हैं। फ्रांस की करेंसी क्या थी? मुद्रा यानी कि करेंसी। मुद्रा यानी कि क्या हो जाएगी? करेंसी यानी कि मुद्रा। तो फ्रांस की जो करेंसी थी, फ्रांस में जो मुद्रा चलती थी, वो पहले थी लिव्रे, लेकिन बाद में सन 1794 ईस्वी में, यानी इसको हम ये कह सकते हैं 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के अंत में लगभग इसको समाप्त कर दिया गया था कि यानी इसका कोई काम नहीं होना है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस वाली करेंसी का डिमोनेटाइजेशन हो गया था। इस वाली करेंसी का क्या हो गया था? डिमोनेटाइजेशन। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि 2016, आपको याद है 2016 में भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने हमारे भारत में डिमोनेटाइजेशन किया, यानी कि 500 रुपये और 1000 रुपये की नोटों को बंद कर दिया, और इनके आधार पे 500 की एक नई नोट और फिर 1000 की नहीं 2000 की नई नोटों को इंट्रोड्यूस किया था। सेम उसी प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी इस प्रक्रिया को तो हम बोलेंगे डिमोनेटाइजेशन, एक मुद्रा को बंद करना। अच्छा, ये डिमोनेटाइजेशन को और थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब वर्ड अगर हमने यूज कर ही लिया है डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, जरा इसके बारे में समझते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विमुद्रीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? विमुद्रीकरण। अब जरा इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, तभी जाकर के हम कुछ नए चीज़ों को समझ पाएंगे। विमुद्रीकरण हम कहते किसको हैं? तो जब किसी देश में काला धन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
या यूं कहें कि किसी देश में काला धन बहुत ज़्यादा हो जाए और सरकार को उपयुक्त टैक्स ना मिल पाए, जितना सरकार को चाहिए वो टैक्स ना मिले। और काला धन मीन्स क्या, कि जब कोई व्यक्ति टैक्स वाले पैसे को चोरी करता है वही काला धन कहलाता है। तब सरकार को एक स्ट्रिक्ट कदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है, और सरकार द्वारा उठाया गया ये स्ट्रिक्ट कदम ही, जिसमें सरकार नोट को बंद करने का अधिकार रखती है, सरकार समय समय पर नोट को बंद भी कर सकती है, वो कहलाती है डिमोनेटाइजेशन। यानी कि काले धन के बढ़ावे को देख करके और सरकारी खजाने को कम होते देख करके, सरकारी खजाना कैसे बढ़ेगा, टैक्स की वजह से, और टैक्स ही ना मिले तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसकी कमी होने की वजह से उसको क्या बोला जाएगा, सरकार तब एक एक्शन लेगी और उसमें सरकार को बड़े अफसोस के साथ पूरे देशवासियों को संबोधित करके कहना पड़ेगा कि मेरे प्यारे भारतवासियों, आज रात 12 बजे से नोट बंद कर दिए जाएंगे। खैर ये तो मजाक के रूप में था। तो इसी प्रक्रिया को बोलेंगे डिमोनेटाइजेशन। अच्छा, 2016 में एक नई बात हुई, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ और मोनेटाइजेशन भी हुआ, यानी कि नोट को बंद किया गया तो डिमोनेटाइजेशन, लेकिन नए नोट को इंट्रोड्यूस भी तो किया गया, 500 रुपये और 2000 रुपये के नए नोट भी लागू किए गए, तो इनको बोलेंगे मोनेटाइजेशन। तब आप उनको क्या बोलोगे, सिर्फ मोनेटाइजेशन, उसको हम बोलेंगे मुद्रीकरण। तब आप इसमें से इन शब्दों को हटा देना, डी हटा दोगे तो बचेगा मोनेटाइजेशन, वी हटा दोगे तो बचेगा मुद्रीकरण। यानी नए मुद्राओं को इंट्रोड्यूस करना मुद्रीकरण मोनेटाइजेशन, और पुरानी मुद्राओं को बंद कर देना वो विमुद्रीकरण। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो लिव्रे क्या था, लिव्रे फ्रांस में चलने वाली एक ऐसी करेंसी थी जिसको सन 1794 में फ्रांस की सरकार ने डिमोनेटाइज्ड कर दिया था। अगला वर्ड क्या है, मुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा दिलाने का कार्य। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कोई इंसान जूझ रहा है और उससे उसको छुटकारा दिला दिया जाए, उसको बोलते हैं मुक्ति दिलाना। ठीक है। और अगला वर्ड है टाइल। टाइल आप ये मत समझिएगा कि जो घरों में टाइल्स लगाई जाती है उसके बारे में बात हो रही है, जी नहीं, ये टाइल अलग है। ये टाइल क्या है, ये कुछ टैक्स से रिलेटेड है। इस टाइल का मतलब होता है सीधे रूप में राज्य को दिया जाने वाला कर, यानी ये एक ऐसा टैक्स होता था दोस्तों। इस टैक्स का काम क्या था, ये टैक्स डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता था, यानी जो वहाँ का राजा होता था या वहाँ पे राज जो कर रहा होता है उसको डायरेक्टली पे किया जाता था। ठीक है, ये वहाँ की पब्लिक या विशेष तौर पे किसान उसको डायरेक्टली पे करते थे, तो उसको कहा जाता था टाइल। टाइल एक क्या थी, एक प्रकार का टैक्स था। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा टाइथ, पहला शब्द था टाइथ, ये भी टैक्स था और ये था टाइल। टाइथ को कौन लेता था, चर्च। चर्च वसूलती थी 1/10 पार्ट, लेकिन टाइल क्या थी, ये चर्च नहीं वसूलती थी, ये डायरेक्टली राजा वसूलता था। राजा को पब्लिक जाकर के डायरेक्ट राजा की खजाने में डायरेक्टली ये जमा किया जाता था। अगला वर्ड है हमारा एस्टेट। क्या है, एस्टेट। एस्टेट का मतलब क्या होता है, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी राज्य में सत्ता और सामाजिक स्तर को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। स्टेट का मतलब होता था दोस्तों कि जब फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो ये उसके पहले की एक श्रेणी होती थी। श्रेणी मतलब एक हम ग्रुप कह सकते थे, जरा समझिएगा। श्रेणी मतलब एक ग्रुप कह सकते थे कि जब फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति के स्टार्ट होने से पहले, पूर्व मतलब पहले का जो समाज था, समझे, उस समाज में सत्ता और सामाजिक स्तर को अभिव्यक्त करना, यानी कि उसमें सत्ता क्या रोल निभाएगी, कि जो शासन करने के लिए लोग आ रहे हैं वो क्या रोल प्ले करने वाले हैं, यानी उनकी भूमिका इसमें क्या है, और सामाजिक स्तर क्या है, और सामाजिक स्तर को सत्ताधारियों तक पहुंचाना। बात समझ आ गई, यानी कि जो वहाँ पे शासन करता है, यानी वहाँ का जो राजा बनने वाला है, राजा पब्लिक के बारे में कैसा जानेगा और पब्लिक में क्या चल रहा है उसके बारे में राजा को कैसे जानकारी मिलेगी, तो इनके बारे में इनकी अभिव्यक्ति को करने वाला, ठीक है ना, यानी कि समाज में सत्ता और सामाजिक स्तर को अभिव्यक्त करने की जो एक श्रेणी बनाई गई थी उसको कहा जाता था स्टेट। वर्ड है पादरी वर्ग। पादरी बोलते हैं वैसे जिसको हम बोलते हैं ना चर्च के फादर, जिसको कहा जाता है। चर्च के फादर का मतलब हो गया जो चर्च में पूजा करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे पादरी वर्ग का मतलब एक ग्रुप के बारे में बात हो रही है। अब ये ग्रुप कौन सा होता था, तो ये ग्रुप उनको कहते थे दोस्तों कि जब चर्च के विशिष्ट कार्य करने हो, चर्च के जो स्पेसिफाइड वर्क होते हैं, भाई मंदिर के अंदर जिस प्रकार एक पुजारी कार्य करता है उसी प्रकार चर्च में काम करने के लिए कुछ नियुक्त लोग किए गए थे। उन नियुक्त लोगों को ही, यानी कि एक विशेष वर्ग होता था, विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह,
उसी को बोला जाता था पादरी वर्ग। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले जो लोगों का समूह होता था वो कहलाता था पादरी वर्ग। जीविका संकट, ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जीविका संकट, इतिहास के अलावा दोस्तों इस शब्द की चर्चा कई अन्य विषयों में भी हो सकती है, कई अन्य संदर्भों में भी इसकी चर्चा की जा सकती है, तो इसके बारे में ध्यान से आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। तो जीविका संकट हम उसको कहते हैं कि एक ऐसी चरम स्थिति, यानी कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन जब जीवित रहने के जो न्यूनतम साधन हैं वो खतरे में पड़ने लग जाते हैं। मतलब कहने का कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी खतरे में पड़ने लगे। यानी इंसान को बेसिक ज़रूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और जब इंसान को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए कि जब इंसान को रोटी, कपड़ा या मकान तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ भी मिलना मुश्किल हो जाए या तीनों ही मिलना मुश्किल हो जाए, तो उसको कहते हैं जीविका संकट। अभी हाल फिलहाल में ही आपको याद होगा कि 2020 और 21 में जब लॉकडाउन का दौर चल रहा था तो आम जनमानस में जीविका संकट का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यानी कि आम जनमानस में, पब्लिक में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो कैसे समझे, यानी उनके लाइफ में जीविका, कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाएं, यानी जिंदा रहने के लिए उनको हर दिन संघर्ष करना पड़ रहा था। अगले दिन वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे, इस बारे में भी संघर्ष करना पड़े। और संघर्ष सिर्फ किस चीज़ का? रिसोर्सेज का, यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वही कहलाता है हमारा जीविका संकट। यानी ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं उसको कहते हैं जीविका संकट। ये वर्ड है नीग्रो। नीग्रो किसको कहते हैं दोस्तों? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल, यानी सहारा का रेगिस्तान। जी हाँ, तो ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में जो सहारा का रेगिस्तान है उसके दक्षिण में रहने वाले लोग, दक्षिण मतलब साउथर्न पार्ट में जो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं, स्थानीय लोग मतलब लोकल रहने वाले लोग, उनको कहा जाता है नीग्रो। ये साधारण रूप से देखा तो बहुत ही काले रंग के होते हैं, तो इनको नीग्रो कहा जाता था। कन्वेंशन, इस शब्द का भी आपके इतिहास में, बेसिकली संविधान में, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी पढ़ने में बेसिक चीज़ों में आपको इस वर्ड का यूज ज़्यादा देखने को मिलेगा, हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। इसलिए इस शब्द को यहाँ पर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कन्वेंशन क्या होता है, व्हाट इज कन्वेंशन। तो चलिए समझते हैं। कन्वेंशन भी इंग्लिश का वर्ड है। ये 1792 ईस्वी का जब समय था, कौन सा समय था? 1792 यानी 1792 ईस्वी में जब नवनिर्वाचित सभा थी फ्रांस में, जो एक नई निर्वाचन सभा का जो गठन हुआ था, चुनाव हुआ था, चुन करके आई थी वहाँ की सरकार। तो उस समय की जो एक सभा बनाई गई थी, जो नवनिर्वाचित नई चुन करके लाई गई थी सत्ता, जब लोगों को चुन करके लाया गया और उन लोगों को लाने के बाद जो एक सभा गठित की गई, सभा को बनाया गया, उस नवनिर्वाचित सभा का नाम दिया गया कन्वेंशन। ठीक है, कब बनी थी ये? 1792 में। अगला वर्ड है गिलोटिन। गिलोटिन क्या है? 2 स्तंभों और फरसे से बना सिर काटने का यंत्र। सोच लो दोस्तों, सिर काटने के यंत्र का मतलब राजा ऐसे ऐसे फरमान जारी कर देता था, ऐसे ऐसे आदेश भी दे दिया जाता था उस समय कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपराधी घोषित कर दिया गया है तो उसको मृत्युदंड के रूप में क्या दिया जाता था कि गिलोटिन से इसकी मार करके हत्या कर दो। दैट मीन्स कि 2 स्तंभों, स्तंभों का मतलब होता है 2 फरसा जैसा, फरसा इसका मतलब पिलर जैसे, 2 पिलर होते थे और फरसा, उसी के बीच में फरसा, यानी 2 पिलर के बीच में उसके गर्दन और धड़ाम से उसको काट दिया जाता था। तो ऐसा 2 स्तंभ और फरसे से बना सिर काटने का, इससे सिर को काटा जाता था, यानी सीधे राजा का आदेश हुआ नहीं कि सीधे उड़ा दो इसकी गर्दन को। वर्ड है हमारा सौकुलात। दोस्तों सौकुलात को पढ़ने से पहले हम ये वाला वर्ड जानेंगे, जैकोबियन क्लब क्या होता है। उसके पहले हम बात करेंगे जैकोबियन क्लब, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैकोबियन की क्या होता है? महत्वपूर्ण बैठक स्थल। एक ऐसा बैठक स्थल बनाया गया था उस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे अब जरा समझिएगा, जहां सरकारी नीतियों पर चर्चा और अपनी रणनीति की, सरकारी नीतियों पर चर्चा और अपनी जो रणनीति होती थी, स्ट्रैटेजी होती थी, रणनीति बोले तो स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी होती थी उनकी योजना बनाया जाता था। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में पार्लियामेंट है,
यानी कि संसद। संसद का जो सदस्य होता है उसको सांसद कहा जाता है। संसद का सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज द सांसद, हिंदी में सांसद बोलते हैं। तो संसद का काम यानी पार्लियामेंट का काम क्या होता है? जो चुने हुए लोग हैं वहाँ जाते हैं, भारत में क्या क्या नीतियों को लागू किया जा सकता है, किन किन नीतियों पे नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है, यानी भारत में नए कानून को लाने के पीछे एक महत्वपूर्ण चर्चा वहाँ पर होती है पार्लियामेंट में। फ्रांस की ये पार्लियामेंट है, नहीं बात समझे, फ्रांस की पार्लियामेंट को जैकोबियन क्लब कहा जाता है। यानी यहाँ पे एक ऐसी सभा थी, एक ऐसा स्थान था जहाँ पे सरकारी नीतियों पे चर्चा होती थी, सरकार क्या क्या पॉलिसीज़ लाने वाली है, किन पॉलिसीज़ को अमल में लाएगी, कौन सी पॉलिसीज़ देश को आगे बढ़ाएंगी, और भी तरह तरह की जानकारियाँ जो होती थी वो लाई जाती थी। और इन नीतियों पर चर्चा, डिस्कशन, अपनी अपनी राय दी जाती थी। आपने अपनी कोई पॉलिसी को बताया, आपने अपनी किसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, तो अब उस पॉलिसी कि क्या स्ट्रेटजी होंगी कि अमल में लाई जा सके, यानी उस पॉलिसी को लागू करने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं, वो सब चीज़ों की चर्चा होती है यहाँ पे जैकोबियन क्लब में। आई होप आप समझ गए होंगे कि जैकोबियन क्लब क्या है। फ्रांस में जो पार्लियामेंट है उसको जैकोबियन क्लब का नाम दिया जा सकता है, हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं। अगला वर्ड है और लास्ट वर्ड है इस लेसन का, निर्देशिका। इसको ध्यान से समझना है दोस्तों। निर्देशिका क्या होती है? जैकोबियन की तरह, जो जैकोबियन एक सदा हो गया, जैकोबियन की तरह एक सदस्यीय कार्यकारी, यानी यहाँ पे एक ऐसा कार्यकारी होता है जो एक सदस्य का होता है, यानी वहाँ पे एक सदस्य ही रहता है, उसके हाथों में सारी सत्ता जाने से रोकने के लिए कि एक ही व्यक्ति के ऊपर, एक ही व्यक्ति के हाथों में पूरी सत्ता चली ना जाए, इसको रोकने के लिए 5 सदस्यों वाली एक कार्यकारिणी का गठन किया जाता था कि जैकोबियन की तरह, लाइक जैकोबियन, ठीक है, एक सदस्यीय कार्यकारिणी, यानी कि जहाँ पे एक सदस्य की ही बात मानी जाती थी, तो उसके उस एक भाई जब एक सदस्य होगा तो उसके पास पूरी पावर भी होनी चाहिए, कोशिश तो वो पूरी करेगा कि भाई मेरे हाथों में पूरी पावर हो। अब उस पूरी पावर को एक पर्टिकुलर किसी इंसान के हाथ में जाने से रोकने के लिए 5 लोगों की एक टीम बनाई गई। उन 5 लोगों की टीम को कहा जाता था निर्देशिका। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पहले लेसन की जो शब्दावली है वो समझ में आ गई होगी। फिलहाल अभी हम अपने इन वीडियो लेक्चर्स को जब आगे बढ़ाएंगे तो पहला काम दोस्तों हमारा ये रहेगा कि हम इनके बारे में चर्चा करते समय, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इनके बारे में चर्चा करते समय हम पहले शब्दावली को समझने की कोशिश करें। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के तो आप इनके नोट्स भी बनाते चलिए। आपको निःशुल्क यानी कि फ्री में आपको बेस्ट कंटेंट देने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जरा भी विलंब ना करें, वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखें, और वीडियो लेक्चर्स देखने के साथ साथ आप इसको अपनी नोटबुक में लिखते भी जाएं। आपकी एनसीईआरटी काफ़ी हद तक साथ ही साथ में कवर होती चलेगी।